10th क्लास मैथ्स चैप्टर 3 हमारे पास। चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? 9th क्लास में था लीनियर इक्वेशन, 10th में आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपने कभी बाइक चलाई है? बाइक रोड पे कैसे चल रही होगी? चलिए, एक तो ये चीज़ होगी। मान लो ये इसकी बाइक चल रही है और ये ऐसे चलाते जा रहा है, तो ये की इक्वेशन होगी। और ये किस साइड पे जा रहा है, इसको हम मैथमेटिकल वे में जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे कि स्ट्रेट लाइन बनकर ड्रॉ होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे जा रही होगी, मे भी ऐसे जा रही होगी, तो कैसे भी मतलब कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम। 2 वेरिएबल का मतलब होता है कि इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है हमारे पास वाई एक्सिस। और इसमें बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें 2 इक्वेशंस आएंगी। 2 इक्वेशन इन द सेंस, सपोज कर लो कि एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, एक तो इसकी इक्वेशन होगी कोई भी, जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन की, उस जनरल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। ये चीज़ क्लियर है आपको? बेसिक जनरल फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमारे पास पेयर होना जरूरी है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आएंगी तो 2 लाइंस बनेगी। इसको हम लोग बोल देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0। दूसरी इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग a2x b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। ये चीज़ क्लियर होगी? अब a1 b1 c1 का मतलब क्या है कि ये पहली लाइन की इक्वेशन है। a2 b2 c2 का मतलब क्या है कि ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। इसमें एक्स वाई एक वेरिएबल है, मतलब कि जो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी उसके मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अब आप जैसे कि सपोज कर लो कि अगर मतलब कि ये जो हमारा फर्श है, ज़मीन है, ये 2D प्लान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर यहाँ पे कहीं पे मेरा मार्कर गिर गया मेरे से, तो मैथमेटिकली वे से जब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो एग्जैक्ट वो उसी जहाँ पर यह मार्कर गिरा हुआ वहीं पे पॉइंट आएगा कि मेरा मार्कर इस जगह पे गिरा है। मेरी चीज़ क्लियर होगी आपको? थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी, है ना? और आसान करके दिखा रहा हूँ आपको। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गया, मतलब ये 2 लाइंस है। अब पहली लाइन सपोज कर लो ऐसी जा रही है। ठीक है, तो दूसरी लाइन कैसे जाएगी? या तो वो ऐसे बढ़ती जाएगी और इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, या तो दूसरी लाइन एक ऐसी है और दूसरी बिल्कुल इसके पैरेलल है कि उनका कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, या फिर एक पहली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन ऐसे जाएगी कि वो हमेशा से इसके ऊपर ही चलती जाएगी। ठीक है, ये 3 केसेस आ सकते हैं। जब मैंने आपको बोला कि अब 2 लाइंस को ड्रॉ करो, आपकी 2 लाइन कैसे होंगी? या तो इस वे से जा रही है कि वो दोनों आपस में कभी भी नहीं टकराएंगी, या वो एक बार टकराएंगी, या वो हर बार टकराती जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ही होती जाएंगी। यही 3 केसेस हमारे पास होते हैं। तो इसी को हमने यूज़ करना है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, बेसिकली अभी तक आपको पता ये होना चाहिए कि a1x b1y c1 क्या है, या ax by c क्या है। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वस टू 0। जो c है वो एक कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये दोनों फॉर्म यहाँ पे लिख दी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0, a2x b2y c2 इक्वस टू 0। ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। या तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो ये आपकी दोनों लाइंस हैं उनकी नेचर कैसी है? वो आपस में टकराएंगी, या पैरेलल रहेंगी, या एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। 2 तरीके हैं, या तो ड्रॉ करके देख लो लेकिन उसमें टाइम लगेगा, या बिना ड्रॉ करे मैथमेटिकल वे से चेक करके देखो। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, हम वो फॉर्मूला पढ़ के देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में एक मैं ग्राफ बनाऊंगा, वो पूरी की पूरी 3.2 को इंट्रोड्यूस कर देगा। सही है चीज़? आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करना है। इसको थोड़ा और आसान करके लिख रहा हूँ। मान लो एक इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वस टू 0।
एक इक्वेशन हमारे पास 6x प्लस 4y या 6x प्लस 5y प्लस 2 इक्वस टू 0। ठीक है, तो इसमें से x के साथ तो x है, a1 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है 2, c1 की वैल्यू क्या है 5, a2 की वैल्यू 6 है, b2 की वैल्यू 5 है और c2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 4.1 में था 9th क्लास में। तो चलिए अभी आपने यहाँ पे a1/a2 की रेशो निकालनी है। कोई ना कोई आपके पास रेशो आएगी, 1/2, 3/4, 5/6, 7/2, कोई भी ऐसे एक नंबर आएगा। यहाँ तक सही है? मैं रेशो निकाल के दिखा देता हूँ। सपोज कर लो जब मैंने a1/a2 की रेशो निकाली तो कितना आंसर आएगा, 3/6 मिनटू से 1/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं रेशो निकालूंगा b1/b2 की। b1 यहाँ पे कितना है 2 और b2 कितना है हमारे पास 5। अब आप ये बताओ यहाँ पे कटिंग करके कितना बना 1/2, यहाँ पे कितना बना 2/5। क्या ये दोनों रेशो सेम है? ठीक है, मतलब कि ऐसे आपने रेशो चेक करनी है। अगर ये सेम होगी फिर C1 C2 निकालेंगे। ये क्लियर हो गया। तो अभी चलिए हम फॉर्मूला देखते हैं, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। पहले बच्चे आपने a1/a2 निकालना है, इसका जो भी आंसर आएगा। फिर आपने निकालना है b1/b2। ठीक है, अब या तो ये दोनों इक्वल होंगे या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अगर ये इक्वल है तो आपके पास कुछ ऐसा केस बनेगा a1/a2 b1/b2। ठीक है, अगर नहीं है तो यहीं पे छोड़ दिए, अगर इक्वल है तो यहाँ तक कर दिया। सही है, अगर इक्वल है तो फिर c1/c2 निकालो। अब c1/c2 या तो इसके इक्वल होगा या फिर इसके इक्वल नहीं होगा। c1/c2, तो यही हमारे पास 3 केस बनेंगे पॉसिबल। इसके बिना और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। ठीक है, यही केस बनेंगे ना, और कोई केस तो नहीं आ रहा। तो चलिए ठीक है। अब मैंने देखा कि अगर मेरे पास दोनों इक्वल नहीं है तो लाइन के कितने सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, लाइन के सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये कैसी लाइंस बनेंगी। तो एक्चुअल में इनकी नेचर होगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नेचर ऑफ लाइन ऑन ग्राफ। तो ये कैसी नेचर बनेगी इनकी, तो इनकी नेचर बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन इन द सेंस अगर ग्राफ पे एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। एक पॉइंट पे इनका एक्सीडेंट होगा। हाँ जी, कैसे पता कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है? ये मैंने जादू करके दिखाया। मुझे कैसे पता, तो मैंने यहाँ से रिजल्ट उठाया। किसको देखना है? अब आप देखो, मैंने यहाँ पे बच्चे इसको कंपेयर किया है। अगर इन दोनों की रेशो सेम नहीं है तब मुझे पता चला कि इनका पक्का एक्सीडेंट होगा। आपसे पूछा जाएगा कि लाइन की नेचर कैसी है, तो आपने बोलना इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग कैसे होगी, ग्राफ पे ऐसे रिप्रेजेंट होगी। जब आप इसका ग्राफ बना के देखोगे ऐसी किसी इक्वेशन का तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, मुझे ये बताइए जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो कितने पॉइंट इन दोनों में कॉमन आए? ओनली 1 पॉइंट कॉमन आया। कभी कभार पूछते हैं कि इसमें कितने सोल्यूशंस हैं, तो आपने क्या लिखना है, 1 सोल्यूशन ओनली। आपने क्या लिखना है यहाँ पे, 1 सोल्यूशन ओनली, कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इन दोनों। ठीक है, दूसरी बात देखिए, दूसरी बार हमने क्या बोला था, ये लाइट कर लो, लास्ट स्विच, लास्ट। हाँ जी, फिर दूसरी बार मैंने क्या बोला था कि अगर पहले दो इक्वल हो तो तीसरा इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर थर्ड इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या आएगा कि आपकी जो दोनों लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे करके दिखाएंगे। फर्स्ट लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी और जो सेकंड लाइन है हमारी, ठीक है,
वो ऐसे जा रही है इसके ऊपर ही, ठीक है। अब ये नहीं बोलना कि ये लाइन तो इतनी सी है, लाइन का मतलब होता है जितना मर्जी बड़ा कर लो, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट होती है लिमिटेड। मतलब कि तो फिर इनकी नेचर कैसी बनेगी कि लाइन एक दूसरे के ऊपर बनेगी, ठीक है। इसको हम कौन सी लाइंस बोलते हैं आपस में, कोइंसाइड लाइन, ठीक है, जैसे कोइन के साइड होते हैं। कोइंसाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया कि ये दो इक्वल है लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है, तो इसकी नेचर कैसी बनेगी। एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरी लाइन सेम टू सेम ऐसे जाएगी, मतलब कि इनका कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, इनका आपस में एक्सीडेंट कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जब ये हर बार ही एक दूसरे के ऊपर आते तो इनमें तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन या मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ये क्लियर है। और इनका कितनी बार एक्सीडेंट हो रहा है, हुआ ही नहीं, तो मतलब कि नो सोल्यूशन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा मुझे ये बताइए, यहाँ से आसमान से एक बिजली गिर रही है और आप लोग यहाँ से ऐसे जा रहे हो, तो आपको कितनी बार झटका लगा, एक बार, वन सोल्यूशन, वन पॉइंट कॉमन है। और ये बिजली वाली तार ऐसे है और आपने तार पे ऐसे चलना शुरू कर दिया, ऐसे बैठे हो, ठीक है, तार पकड़ी ऐसे ऐसे चलना शुरू कर दिया, तो कितनी बार करंट लगता रहेगा, बार बार लगता रहेगा ना। और यहाँ पे बिजली वाली तार ये है और आप यहाँ पे खड़े हो, क्या करंट लगेगा, डरता करंट आपसे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए, एक तो ये बेस था हमारा। अब इसके बाद कभी कभार वो हमसे पूछते हैं कि जो लाइंस हमने बनाई हैं वो बताइए वो लाइन की नेचर सोल्यूशन कैसे है आपके पास, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कभी कभार वो हमसे क्या पूछेंगे कि जो आपकी लाइंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है सोल्यूशन आपके, ठीक है। देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि करंट लगा है, झटका लगा है, चाहे एक बार, चाहे दो बार, चाहे 200 बार। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि झटका नहीं लगा, ठीक है। अब ये सोल्यूशन को आप कंसिस्टेंट मानोगे इनकंसिस्टेंट मानोगे, कंसिस्टेंट। इसको इनकंसिस्टेंट। तो जो हमारे फर्स्ट टू केसेस हैं इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड को ओनली इनकंसिस्टेंट। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। मान लो आप लोगों के घर से और मेरे घर तक आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो आप मेरे पास ट्यूशन आओगे नहीं आओगे, एक रास्ता तो है, आप आ जाओगे। अब मेरे घर तक आने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप फिर भी आ जाओगे, तो पहुंच तो रहे हो ना, तो मतलब कि कंसिस्टेंट है। थर्ड केस में मेरे घर तक आने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो अब कैसे आओगे, हेलीकॉप्टर नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पे आप उतार सकते हैं हेलीकॉप्टर को, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ये बेसिक सी हमारी इंट्रोडक्शन है जो हमने 3.2 में यूज़ करनी है। इसके बाद इंट्रोडक्शन हमारी आएगी जो 3.3, 4, 5, 6 में है, उसको हम 3.2 को कवर करने के बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करना है। हाँ जी, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। फर्स्ट बिल्कुल बेकार है, जब हम 3.3, 4, 5 कर लेंगे तो फर्स्ट अपने आप कवर हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर टाइम खराब नहीं कर रहा, ठीक है, वो बाद में हो जाएगा अपने आप। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने रेशो को कंपेयर करना है A1, A2, B1, B2, C1, C2 को, और कंपेयर करने के बाद ये बताना है कि ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, मतलब कि इनका एक्सीडेंट एक बार होगा, झटका एक बार लगेगा, पैरेलल लाइन होंगी या कभी भी झटका नहीं लगेगा, या कोइंसिडेंट मतलब कि बार बार झटका लगते रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए वो प्रीवियस चार्ट आपको याद होना चाहिए जो हमने इंट्रोडक्शन में किया है, क्लियर है। उसमें देखिए, अब आपका सबसे पहले हमने क्या करना था, रेशो निकालनी, किस किस की रेशो निकालनी है, A1/A2। तो चलिए बताइए A1/A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1/A2। A1 क्या है हमारे पास 5,
और A2 क्या हमारे पास 7। अब थोड़ा ध्यान से बोलना आगे, इनकी चलो कटिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, B1/B2। हाँ जी, B1 की वैल्यू सोच के बोलनी है, 4 है या -4 है। 4 और -4 में बहुत फ़र्क है। 4 का मतलब 4 मैंने आपसे लेने हैं, -4 का मतलब मैंने 4 आपको देने हैं, ठीक है। तो फीस मैं आपसे लेता हूँ ना, आप लोग मेरे से मांगोगे, तो ये थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी। तो -4/6। अब कभी कभार बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस ऊपर है या नीचे है। अगर -1 बार है तो मिडल में रखना है, ना ऊपर ना नीचे, माइनस हमेशा अपने मिडल में रखना है। इनकी कटिंग हो रही है, मेरे घर तो हो जाती है 2 की टेबल पे, -2/3। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों इक्वल हैं तब हम आगे जाएंगे ना, क्या ये दोनों इक्वल हैं आपस में, नहीं है ना। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब ऐसा केस बनता है तो टेबल में हमने क्या देखा था कि ये लाइंस इन तीनों ऑप्शन में कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, क्या कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए, ये तो उन्होंने पूछा था, मैं कुछ एडिशनल पूछ रहा हूँ आपसे। अब इसका सोल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, पेपर में ऐसे भी आ सकता है, ये मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर ये पूछे तो ये भी बोलते ना कि ये कंसिस्टेंट है। इसको मैं रेड मार्कर के साथ लिख देता हूँ, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से। ये इक्वेशन कैसे सोल्यूशन आ गया हमारे पास, कंसिस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन बोला, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 9x 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x 6y 20। सबसे पहला सॉल्यूशन इसका ये है, तरीका ट्रिक इसको लिखने का कि आपने इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे ही लिखनी है, तो कंपैरिजन आसान हो जाता है। फिर देख लो क्या ये वेल अरेंज है। अब वेल अरेंज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कौन बैठेगा, रोल नंबर 1 मतलब कि x, फिर कौन बैठेगा, रोल नंबर 2 मतलब कि y, फिर पीछे रोल नंबर 3 मतलब कि बिन x y, और दूसरी साइड पे हमेशा 0 होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो उसको आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। वो कैसे एडजस्ट करेंगे, वैसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो चलिए इसको भी कैसे करेंगे हम लोग, आसान, अब थोड़ा जल्दी से करेंगे, ठीक है। A1/A2 की वैल्यू बोलना क्या है, तो कितना आंसर आ गया इसका, 1/2। B1/B2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितना आंसर आ गया। अब ये दोनों इक्वल है तो थर्ड निकालने की ज़रूरत है या नहीं है, अगर दोनों इक्वल है तो थर्ड भी निकालना है। थर्ड आ गया हमारे पास C1/, चलो यहीं पे कर देता हूँ मैं, C1/C2 12/, दैट इज मतलब कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल आ गए, तो पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइन है, सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या था हमारे पास, कंसिस्टेंट, एक दूसरे के ऊपर है ना ये, तो इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चे। कंसिस्टेंट भी नहीं है, कोइंसिडेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट अलग चीज़ है ना, कोइंसिडेंट, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो ये लाइंस कैसी आ गई, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वो मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, बताइए कैसा सोल्यूशन है। इस लिहाज से आपको झटका लगा या नहीं लगा, बहुत बार लगा है, तो मतलब कि कंसिस्टेंट है, झटका लगा है, ठीक है, काफ़ी लगे हैं, मतलब कि आप मेरी ट्यूशन तक आ सकते हो, सही है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, कंसिस्टेंट। थर्ड केस बोलना फटाफट, क्या है, 6x हाँ जी, -3y plus 10 equals to 0. नेक्स्ट 2x 2x minus y
माइनस वाई, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, A1/A2 6/2, सॉरी A1/A2 वो बना 3/1। नेक्स्ट हमारे पास B1/B2 मतलब कि 3/1। ये दोनों सेम आ गए, तो थर्ड निकालना है या नहीं निकालना हमने। नेक्स्ट आगे हम थर्ड निकालेंगे, C1/C2 वो बन गया 10/9। अब देखिए फर्स्ट दो तो इक्वल आ गए, ठीक है, लेकिन थर्ड इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी लाइंस क्या है, पैरेलल, आपको कभी भी करंट नहीं लगेगा, ना ही आप यहाँ तक आ सकते हो, ठीक है। तो खुशखबरी है ये। तो ये कौन सी लाइन बन गई, इट रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। और इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। ये मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ, इन्होंने नहीं पूछा था, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, वो स्टेटमेंट उतारो फिर वो करते हैं। अभी देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में मेरे अभी बयान चेंज होंगे, ठीक है। मैंने रिसेंटली आपको एक बयान दिया था कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 3, फिर 0 हो। अब मैं मुकर रहा हूँ, रोल नंबर 1 जहाँ पे वहाँ पे रोल नंबर 1 हो, जहाँ पर रोल नंबर 2 है वहाँ पे रोल नंबर 2 हो, जहाँ पर रोल नंबर 3 है वहाँ पे रोल नंबर 3 हो। अगर रोल नंबर 3 के साथ है तो 0, अगर नहीं भी है तो इग्नोर कर दो। अब जैसे कि ये देखिए, x दोनों एक साइड पे है, y एक साइड पे है, इक्वल्स टू एक जगह पे है, विदाउट एक्स वाई एक जगह पे है। तो इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, करोगे फिर भी ये आंसर आएगा आपका, 1 मिनट खराब हो जाएगा, ठीक है। टाइम बड़ा कीमती है, उसको बचा के रखना है। डायरेक्ट निकालो, A1 की वैल्यू क्या आएगी, A1/A2 3/2। इसमें निकालना क्या हमने कि सोल्यूशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो B1/B2 2/-3, माइनस लगा दिया मिडल में, तो पहली दो बराबर नहीं है, तो बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए। यूनिक लिखने का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स मिलना इसी का। अब अगर यूनिक होता है तो कितने सॉल्यूशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, फिर होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। यह समझ में आ गया, हाँ जी बोलिए। वन सॉल्यूशन, पहले क्या लिखा था हमने, इंटरसेक्टिंग के साथ क्या लिखा था, वन सॉल्यूशन, वन यूनिक, एक ही बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो है 2x - 3y इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट क्या हमारे पास 4x - 6y इक्वल्स टू 9, ठीक है, सही है। देखो A1/A2 क्या बनेगा, वो 2/4 दैट इज 1/2। B1/B2 -3/-6 दैट इज 1/2। ये दोनों इक्वल हैं तो थर्ड भी निकालना है। C1/C2 दैट इज 8/9। अब पहले दो तो बराबर आ गए, इक्वल आ गए, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ये सही है। नेक्स्ट थर्ड का थर्ड पार्ट हमारे पास एंड फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ खुद करना है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेम है, ठीक है। अभी थर्ड एंड फिफ्थ मैंने स्टेटमेंट को पहले एज इट इज लिख दिया, ऊपर नीचे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसको भी रीअरेंज करना है, ठीक है। क्या क्लास में हम सीधे ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, पहले देखते हैं कि बच्चे सीधे से बैठे भी हैं ढंग से, बुक्स वगैरह ओपन करके। अब ये ढंग से नहीं बैठा, इसको सही करके बिठाना, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
कैसे शुरू होगा, इसके डिवाइड में 2 है, इसके डिवाइड में 3 है, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, क्या बन गया 6। ठीक है, जब इसका एलसीएम लिया 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 3 3 ज़ा 9x प्लस 2 5 ज़ा 10y इक्वस टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये बन गया 9x प्लस 10y इक्वस टू 42, इसको लिख दे इक्वेशन नंबर 1। सही है। फिर सेकंड इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, वो इसके नीचे लिखिए 9x माइनस 10y इक्वस टू 14, इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, बस इतना सा काम हमने न्यू किया है, जो सही नहीं था उसको सही किया है। ठीक है, अब आपके पास ये बन गया a1/a2 9/9 1/1। सही है। नेक्स्ट हमारे पास बन गया b1/b2 10/-10 दैट इज -1/1। क्या ये सेम टू सेम है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, तो नेक्स्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। a1/a2 b1/b2 ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है हमारे पास, मतलब कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, यह लाइंस हमारे पास कंसिस्टेंट है। सेम टू सेम हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है 5th पार्ट। अब इसमें पहले इसको सेट करना है हमने। ठीक है, तो इसके डिवाइड में मैंने क्या लगा दिया 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो ये तो एज इट इज रह गया 4x प्लस 6y इक्वस टू 8/1, 4x प्लस 6y इक्वस टू 24, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास आ गई 2x प्लस 3y इक्वस टू 12। आगे आपको आता है, ठीक है, खुद ट्राई कीजिए। a1/a2 b1/b2 c1/c2 मीन टू से a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों आगे इक्वल। अगर तीनों इक्वल हमारे पास आते हैं तो ये बनेगी पैरेलल लाइंस, नहीं सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें मैनी सोल्यूशन आ गए हमारे पास, मतलब कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए।